हेलो नमस्कार। जय हिंद सभी को। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक नया वीडियो लेकर के। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंट, इससे पहले हमने अकाउंट्स और बुक कीपिंग के बारे में डिटेल्ड एनालाइज किया था। तो अकाउंट्स और बुक कीपिंग के बाद अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग, अच्छा सबसे पहले तो यहाँ पर एक क्वेश्चन यहीं पर बन जाता है। व्हेन अकाउंटिंग स्टार्ट्स, देखिए सबसे पहले हम बुक कीपिंग करते हैं। क्या करते हैं? बुक कीपिंग करते हैं। उसके बाद फिर हम अकाउंटिंग करते हैं। जब अकाउंटिंग खत्म हो जाती है तो उसके बाद होता है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग तो कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दैट आफ्टर बुक कीपिंग, है ना, विच स्टार्ट्स, या जैसे यहां पर लिखा हुआ भी अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। तो डैश स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स या डैश स्टार्ट्स वेयर अकाउंटिंग एंड्स, है ना। या व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? तो बुक कीपिंग पहला स्टेप है, अकाउंटिंग दूसरा स्टेप है, ऑडिटिंग तीसरा स्टेप है इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग। और पहले बुक कीपिंग करते हैं, बुक कीपिंग जब एंड होती है तो अकाउंटिंग स्टार्ट होता है, और जब अकाउंटिंग एंड होता है तो ऑडिटिंग स्टार्ट होता है। सीधा क्वेश्चन, एक नंबर, सॉरी एक क्वेश्चन सीधा आपका, ठीक है। तो अगर ये टीजीटी से रिलेटेड है तो 4 नंबर का हो जाएगा, और अगर उससे रिलेटेड है तो 3.75 का। अकाउंटिंग स्टार्ट्स व बुक कीपिंग एंड्स। अकाउंटिंग क्या है? लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस। तो यहां पे भी आपका सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस? बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग। बताइए, 4 ऑप्शन है, सीधा क्वेश्चन है। व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस? क्या है हमारा? अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। जो हमारे हिंदी वाले साथी हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, जो ये लेखाक्रम है, अकाउंटिंग को लेखाक्रम कहा जाता है ना। अकाउंटिंग को क्या कहा जाता है? लेखाक्रम। लेखाक्रम। तो लेखाक्रम कब शुरू होता है? जब हमारे जो खाते होते हैं, हमारी जो बुक कीपिंग होती है, हमारा जो पुस्तपालन होता है, तो पुस्तपालन की समाप्ति पर, पुस्तपालन की समाप्ति के साथ लेखाक्रम का कार्य क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। स्टार्ट मतलब प्रारंभ। ये तो बहुत बेसिक है, ये तो पता ही होगा। बिजनेस, व्यापार की भाषा। व्यापार, व्यापार की भाषा को क्या कहा जाता है? व्यापार की भाषा किसे कहते हैं? व्यापार की भाषा किसे कहते हैं? तो व्यापार की भाषा किसे कहते हैं? लेखाक्रम को, अकाउंटिंग को। तो अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस। अकाउंटिंग मतलब लेखाक्रम। क्लियर? मेजर्स द रिजल्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मेजर का मतलब होता है मापना, रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संस्था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब होता है वित्तीय लेन देन, वित्तीय लेन देन। तो जो हमारी अकाउंटिंग है,
अकाउंटिंग क्या है हमारी, किसी भी संस्था के जो वित्तीय लेन देन है उनके परिणामों को मापना, या अगर कहा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर द रिजल्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो द आंसर विल बी अकाउंटिंग। सीधा क्वेश्चन बन रहा है। तो हमारा पर्पस देखिए यही है कि सीधा सीधा क्वेश्चन बनना चाहिए वहां से, और यही चीज मैं आपके पास लेकर के आ रहा हूं कि साहब ये चीज है और यहां से सीधा क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहती हैं। क्लियर है? अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आर ऑफ्टन यूज्ड एज सिनोनिम्स। तो अगर कहीं पर आपको अकाउंटिंग लिख रहा है या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लिख रहा है तो आप कंफ्यूज ना हो, वो एक दूसरे की जगह पर एज अ सिनोनियम्स यूज किए जाते हैं। किसकी तरह यूज किए जाते हैं? एज अ सिनोनियम्स उन्हें यूज किया जाता है। क्लियर है? क्या यूज किया जाता है? सिनोनियम्स। तो सिनोनियम्स क्या है हमारे? अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, है ना। प्रैक्टिशनर्स ऑफ अकाउंटिंग मतलब जो लेखाक्रम का कार्य करते हैं। प्रैक्टिशनर्स मतलब जो उस पर रिसर्च कर रहे हैं, जो उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको क्या कहा जाता है? अकाउंटेंट। क्या कहा जाता है उनको? अकाउंटेंट कहा जाता है। सिनोनियम्स का मतलब होता है समान आर्थी, समानार्थी, समानार्थी, है ना। तो अकाउंटिंग, लेखाकर्म और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब फाइनेंशियल रिपोर्ट मतलब जो आपके वित्तीय विवरण है, वित्तीय विवरण, हाँ। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब वित्तीय विवरण जो है वो आपके समानार्थी शब्द हैं, एक ही बात है, दोनों में अलग अलग नहीं है। प्रैक्टिशनर्स ऑफ अकाउंटिंग मतलब जो लेखाकर्म की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो उस पर काम कर रहे हैं, है ना, जो अकाउंट्स बनाने का काम करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? अकाउंटेंट कहा जाता है ना। तो ये हमारे कुछ 5 पॉइंट्स हैं इसके अंदर। तो अकाउंटिंग स्टार्ट कब होता है? बुक कीपिंग के बाद। लैंग्वेज है बिजनेस की, जितने भी हमारे रिजल्ट हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनको मेजर करता है। अकाउंटिंग को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी कहा जाता है ना, वित्तीय विवरण। और जो अकाउंटिंग फंक्शन ऑपरेट करते हैं ना, जो अकाउंटिंग का काम करते हैं, जो लेखाक्रम का कार्य है, लेखाक्रम का कार्य, लेखाक्रम का कार्य कौन व्यक्ति करता है? अकाउंटेंट करता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं इसकी डेफिनेशन। कुछ ऑथर्स हैं जिन्होंने इसको डिफाइन किया है, जैसे अकॉर्डिंग टू आर एन एंथनी, अकॉर्डिंग टू आर एन एंथनी, नियरली एवरी बिजनेस हैज अकाउंटिंग सिस्टम। देखिए बिजनेस है, अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, आपकी कोई एक संस्था है, आपका कोई इंस्टीट्यूशन है, आपका कोई व्यापार है, तो ये बड़ा स्वाभाविक है कि आप लेन देन तो करते ही होंगे। क्लियर है बात? अगर आप लेन देन कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप लेखाक्रम भी अवश्य ही कर रहे होंगे, और अगर आप लेखाक्रम कर रहे हैं तो पुस्तकों में लिखने की आपकी एक विधि होगी। पुस्तकों में लिखने की विधि, ये शायद ऐसे नहीं लिखा जाता, लिखने की विधि, ये ऐसे लिखा जाता है, ये रहा, पुस्तकों में लिखने की विधि। अब एक बात मुझे बताइए, आपकी कोई बुक है, ये आपकी बुक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्या है ये? आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट है। इसमें आप कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करना चाहते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, आप इसमें कुछ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो इसमें क्या रिकॉर्ड करेंगे? आप अकाउंटेंट हैं, तो अब आप इसमें कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास कुछ तो होना चाहिए ना, या आप कुछ भी रिकॉर्ड कर लेंगे? तो नहीं, ये बुक्स, ये क्या है? ये हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं। क्या है हमारी? ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, लेखाक्रम की पुस्तकें हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेखाक्रम की पुस्तकें, जिसमें लेखा किया जाना है। लेखा किसका करना है? बिजनेस का करना है। तो आपको उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
हाँ जी होनी चाहिए। तो उसी इंफॉर्मेशन और उसी प्रोसेस के बारे में आर.एन. एंथनी साहब जो हैं वो बात करते हैं। तो आर.एन. एंथनी किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। कौन से प्रोसेस के, चलिए देखते हैं। तो इन्होंने कहा है, आर.एन. एंथनी कह रहे हैं, नियरली एवरी बिजनेस हैज अकाउंटिंग सिस्टम। लगभग जितने भी व्यापार होते हैं उनका अपना लेखाक्रम की एक प्रणाली होती है। सिस्टम मतलब प्रणाली, लेखाक्रम की प्रणाली। जैसे कुछ लोग सिंगल एंट्री सिस्टम यूज करते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम यूज करते हैं, है ना। इट इज अ मीन, इसका मतलब क्या है, जो आपकी अकाउंटिंग सिस्टम है, जो आपकी लेखाक्रम प्रणाली है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि आप जो इंफॉर्मेशन है, जो सूचना है, किसके बारे में? व्यापार के बारे में। व्यापार से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं, व्यापार से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं, जिन्हें उन्हें आप क्या करते हैं? एकत्रित करते हैं, संग्रहित करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, और फिर उन्हें रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स, फिर उन्हें रिपोर्ट कर लेते हैं, लिख लेते हैं, किसमें? मॉनेटरी टर्म में, मतलब वित्तीय रूप में उसे क्या कर लिया जाता है? लिख लिया जाता है। हाँ, तो सबसे पहले आप उसको संग्रहित करेंगे, फिर आप उसको समराइज करेंगे, एक विवरण में लिखेंगे, फिर आप एनालाइज करेंगे, आप जांच करेंगे। एनालाइज करना मतलब जांचना। और क्या करेंगे आप? इन सब का, ये सब जो इन्फॉर्मेशन है, ये किसके साथ की जाएंगी? जो भी आपकी मॉनेटरी टर्म्स में क्या हो सकती हैं? रिपोर्ट हो सकती हैं। क्या हो सकती है? इंफॉर्मेशन। किससे रिलेटेड? बिजनेस से। तो आसान भाषा ये है याद करने की, हर बिजनेस का अकाउंटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। वो उस अकाउंटिंग सिस्टम में, मतलब उस वित्तीय प्रणाली में व्यापार से संबंधित जितनी भी सूचनाएं होती हैं, जिन सूचनाओं को किसमें? रुपया, पैसा में बदला जा सकता है। मॉनेटरी मतलब पैसा, पैसे में बदला जा सकता है, उन्हें क्या करता है? संग्रहित करता है। किसको? सूचनाओं को। ऐसी व्यापार से संबंधित सूचनाएं जो रुपए और पैसे में परिवर्तित हो सकती हैं, उन्हें संग्रहित करता है, विवरण में लिखता है, और उनकी जांच करता है, उनका आकलन करता है, ठीक है। तो उसको क्या कहा गया? अकाउंटिंग कहा गया। और ये डेफिनेशन किसने दी है? आर.एन. एंथनी साहब ने दी है। स्मिथ और एशबर्न ने भी एक डेफिनेशन दी है। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने साइंस के बारे में बात की है। साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ है ना। तो आपने अगर पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि जब तक आपका वो पिछले के 2 वीडियोस नहीं हो पाएंगे तब तक आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को मैंने डिफरेंशिएट भी किया था कि क्या होते हैं। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन और इवेंट्स मतलब बिजनेस में जितने भी लेन देन हो रहे हैं और भविष्य में जितने लेन देन होने हैं, है ना, उनको क्या करना? लिखना और उनको क्लासिफाई करना। क्लासिफाई मतलब अलग अलग। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जैसे लेजर, खाता बही में लिखना, ठीक है, उन्हें रिकॉर्ड करना और खाता बही में लिखना। प्राइमरीली ऑफ अ फाइनेंशियल करेक्टर एंड द आर्ट ऑफ मेकिंग सिग्निफिकेंट समराइज, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स एंड communicating results to person who must take decision of form judgment। समझो दोबारा। पहली बात, एशबर्न क्या कहते हैं? देखिए मैं इसको हटा देता हूं। एशबर्न क्या कह रहे हैं बहुत डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। पहली बात, पुस्तकों में लेखा करने और उन्हें खाता बही में लिखने के विज्ञान को, की प्रणाली को अकाउंटिंग कहा जाता है, लेखाक्रम कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले उन्हें क्या किया जाएगा? प्राइमरली, सबसे पहले मेकिंग सिग्निफिकेंट समराइज, सबसे पहले उनका विवरण तैयार किया जाएगा, उनको जांचा जाएगा और उनको इंटरप्रिटेट किया जाएगा, मतलब लोगों को बताया जाएगा, लोगों को सूचना की जाएगी। और इसको क्या कहा उन्होंने? आर्ट कहा। ये दूसरा पॉइंट है। फिर ये जो सारा डाटा हमारा तैयार होगा, सारा विवरण तैयार होगा, ये क्या करेगा? ये कम्युनिकेट करेगा, संप्रेषण मतलब लोगों तक, जो भी पर्सन है, जो भी फर्म से
सीधे रूप से क्या हैं, जुड़े हुए हैं या व्यापार से संबंधित निर्णय लेते हैं, उन सबको ये जो विवरण है, ये जो विवरण है जो हमने क्या किया था, रिकॉर्ड किया था बिजनेस में, उसको क्या करते हैं, पर्सन टू पर्सन जो भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं बिजनेस से संबंधित जो है निर्णय लेते हैं, उन सभी के साथ उस जो डाटा है, रिपोर्ट है, उसको क्या किया जाएगा, कम्युनिकेट किया जाएगा, उनसे संप्रेषित किया जाएगा या उनसे उन्हें दिखाया जाएगा। तो ये जो डेफिनेशन है किसने दी है, स्मिथ और एशबर्न ने दी है। देखिए डेफिनेशन है, याद करनी पड़ेगी, है ना, और सभी चीज़ों का एक प्रॉपर मतलब लिख पाना और हिंदी वर्ड में एनालाइज कर पाना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप देखोगे भी ना तो बहुत सारे तो ऐसे शब्द होते हैं जो समझ में ही नहीं आते, है ना। चलिए, जैसे कम्युनिकेशन, संप्रेषण, है ना, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या है, पहली आर.एन. एंथनी ने बात किया, आर.एन. एंथनी ने अकाउंटिंग सिस्टम की बात की है, स्मिथ और एशबर्न ने किसकी बात की है, साइंस और आर्ट की बात की है। वो भी आर्ट साइंस में उन्होंने लिखने की बात की है और आर्ट में उन्होंने लोगों तक उस बात को पहुंचाने की बात की है कि कैसे आप किसी भी चीज़ को एनालाइज करते हैं। इसके अलावा द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, है ना, द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने एक डेफिनेशन दी है। इन्होंने कहा है अकाउंटिंग एज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, लिखने की कला, उसको विवरण करना, मतलब लिखना, विवरण करना और उसका एक संक्षिप्त विवरण तैयार कर लेना, है ना, उसका एक संक्षिप्त विवरण तैयार। देखो क्लासिफाइंग होता है खाता बही में लिखना और समराइजिंग होता है एक शॉर्ट में विवरण की नोट तैयार कर लेना इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, एक अपने प्रारूप में, जिन्हें हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मॉनेटरी में, इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसे आपने बर्गर बेचे, जैसे आपने 50 बर्गर बेचे, तो आपने 50 बर्गर और एक बर्गर की कॉस्ट कितनी, 10 रुपये, तो आपने कितने रुपए रिकॉर्ड कर लिए जी, 500 रुपये रिकॉर्ड कर लिए। तो आप क्या कर रहे हैं, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से। सिग्निफिकेंट मैनर मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से, किस रूप में आप उन्हें रिकॉर्ड कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ऐसे लेन देन जो होते हैं इन अ पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ, तो ऐसे जो विवरण होते हैं या ऐसे जो लेन देन होते हैं वो क्या होते हैं, वो ज़्यादातर हमारे क्या होते हैं, फाइनेंशियल करेक्टर के होते हैं, वित्तीय रूप में होते हैं, जिनके परिणाम को, रिजल्ट मतलब जिनके परिणाम को हम व्यापार से संबंधित जितने भी लोग होते हैं उनके साथ इंटरप्रिटेट करते हैं, मतलब उनके साथ उस चीज़ को शेयर करते हैं। क्लियर है। तो द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट क्या कहता है कि अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है, किसी भी चीज़, एक कला है जो हमारी व्यापार में जितने भी लेन देन हो रहे हैं, जिन्हें हमें लोगों तक पहुंचाने हैं, जिनके डिसीजन हमें लोगों तक पहुंचाने हैं कि फर्म को लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, या उनका जो पैसा बिजनेस में लगा हुआ है वो सही लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, या उन्हें कितना पैसा लगाना है या नहीं लगाना है, या उन्हें पैसा निकाल तो नहीं लेना है, या जो हमारे लेनदार हैं क्या वो और माल बेचें, फर्म को दें या ना दें, फर्म के पास इतना पैसा है कि वो भविष्य के जो भुगतान है वो करने में सक्षम है या नहीं है। तो हर व्यक्ति, बिजनेस व्यापार से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति इन सब चीज़ों को जानना चाहता है। जैसे बैंक के पास गया तो बैंक जानना चाहता है कि क्या फर्म के पास या बिजनेस के पास इतना पैसा है कि वो हमारे फ्यूचर पेमेंट्स को दे सकती है आसानी से या नहीं दे सकती है। तो ये एक चीज़ है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें विवरण तैयार करने होते हैं, वित्तीय विवरण तैयार करने होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने होते हैं, और इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अकाउंटिंग कहा जाता है, जिसमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो प्रोसेस है उसको आर्ट एंड साइंस दोनों का रूप कहा जाता है। आर्ट का मतलब क्या है कि उन्हें आप सिग्निफिकेंट मैनर, देखिए आपने अपनी किताबें देखी होंगी, बुक्स, नोटबुक्स, जिनमें आप अपने नोट्स बनाते हैं, आपने बहुत सारे बच्चों की नोट्स देखे होंगे। कुछ बच्चे किसी तरीके से नोट्स बनाते हैं, कुछ बच्चे किसी तरीके से नोट्स बनाते हैं, कुछ बच्चे डिस्क्रिप्टिव लिखते हैं, कुछ बच्चे उसका क्या करते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं, कुछ बच्चे फ्लो चार्ट के साथ साथ क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव भी लिखते हैं, कुछ बच्चे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, कुछ बच्चे क्या है उसका बेसिक जो क्राइटेरिया वो लिखते हैं, कुछ बच्चे पॉइंट्स में लिखते हैं।
तो ये क्या है, ये आपका सिग्निफिकेंट मैनर है कि आपको अपनी जो बुक्स हैं, अपने जो नोट्स हैं, अपना जो विवरण है उसे किस तरह से तैयार करना है। अब ये एक कला है कि आप जिन विवरण को लिख रहे हैं वो सभी के समझ में आ जाए, वो आपके समझ में आ जाए, आप उससे संबंधित अगर कोई आपको निर्णय लेना है तो आप उससे संबंधित निर्णय ले सकें। तो इसलिए इसको क्या कहा गया, कला कहा गया। और ये लोगों तक कैसे पहुंचे, उसको विज्ञान कहा गया, साइंस कहा गया। तो जो अकाउंटिंग है वो आर्ट भी है और साइंस भी है। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि सभी को क्लियर हो गया होगा। तो डेफिनेशन है, याद करनी पड़ती है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो ये तो सीधा सीधा और वैसे भी आपको केवल ये पता होना चाहिए कि ये डेफिनेशन किसने दी है। डेफिनेशन लिखने के लिए तो आपसे आएगी नहीं, तो आप केवल इतना याद रखो कि अगर अकाउंटिंग सिस्टम की बात होगी तो एंथनी साहब आएंगे, साइंस और आर्ट की बात होगी तो स्मिथ एंड एशबर्न आएंगे, और साथ साथ में ये किसकी बात कर, और अगर आपका जो है फाइनेंशियल करेक्टर, है ना, क्या फाइनेंशियल करेक्टर और सिग्निफिकेंट मैनर की बात होगी तो AICPA है वो आ जाएगा। बस ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ना, बाकी आपको याद करना पड़ेगा इस चीज़ को। इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा वो देख लेते हैं। देखिए, लेखाकर्म क्या है, कला भी है और विज्ञान भी है। सीधा क्वेश्चन है, अकाउंटिंग इज अ, ऑप्शन ए आर्ट, साइंस, नाइदर आर्ट नॉर साइंस, बोथ आर्ट एंड साइंस, A, B, C और D। तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन, सीधा क्वेश्चन है, आता भी है, पूछा भी गया है, ऐसा नहीं है कि पूछा नहीं गया। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि आपको जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी आपके पास तक आ जाएं। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली, मतलब वित्तीय मतलब जिनको आप किस में बदल सकते हैं, पैसे में बदल सकते हैं। क्या गैर वित्तीय लेखे भी इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं? गैर वित्तीय नहीं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइनेंशियल और, हालांकि हम डिस्कस करेंगे आगे, पर टर्म आ गई तो कर लेते हैं। नॉन फाइनेंशियल क्या होता है, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल के बीच में डिफरेंस क्या है? देखिए, मैं हूं, है ना, चलो मैं हूं, मेरा एक बेटा है ना, और मैं क्या हूं, मैं एक टीचर हूं। क्या हूं मैं? टीचर हूं। अब अगर मैं कॉलेज में जाकर के, किस में जाकर के, कॉलेज में जाकर के पढ़ाता हूं, और इसके बदले कॉलेज मुझे क्या देता है, सैलरी देता है। क्या दे रहा है कॉलेज मुझे? सैलरी दे रहा है। तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन होगी? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। और वहीं अगर संडे के दिन मैं अपने बेटे को पढ़ाता हूं तो ये कैसी होगी? ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी। तो अगर आपको फायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है तो फाइनेंशियल है। अगर आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है, पैसे का बेनिफिट, मनी का, अगर आपको मनी का बेनिफिट नहीं हो रहा है तो ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। आशा करता हूं क्लियर होगी। क्या होना जरूरी है? रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे में लिखी हुई होना जरूरी है, मतलब उसकी एक वैल्यू होनी चाहिए। अब जैसे आपकी मदर है, सपोज करो वो शेफ है और वो बहुत डिलीशियस खाना बनाती है किसी होटल में, है ना, एज अ शेफ, और संडे की छुट्टी है, हॉलीडे है, तो आपने डिमांड करी, मम्मा कुछ डिलीशियस, अब एक पिज़्ज़ा बना दीजिए। अब मम्मी ने पिज़्ज़ा बना दिया, है ना। अब जब मम्मी ने पिज़्ज़ा बनाया, वो आपको मिला, तो उसकी कोई वैल्यू थोड़ी है, मतलब वैल्यू इन द सेंस उसका कोई मनी में आप वर्थ थोड़ी कर सकते हो कि भाई ये आपने 100 रुपये का, 1000 रुपये का, 10,000 रुपये का, 5,000 रुपये का या 150-250 रुपये का पिज़्ज़ा बनाया। लेकिन होटल में उसकी एक वैल्यू है, उसका एक प्राइस है, उसका एक प्राइस टैग है। तो जिसको आप प्राइस टैग दे सकते हो वही फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती हैं, और बेटा उन्हें ही क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है, लिखा जाता है। क्लासीफाइंग का मतलब क्या होता है? क्लासीफाइंग का मतलब होता है कि जैसे आपकी कोई पुस्तक है, आपकी कोई बुक है, क्या है? आपकी कोई बुक है। अब ये जो बुक है इसमें आपने सभी रिकॉर्ड कर लिए, जैसे मैं इसको अलग से बना देता हूँ।
आपने क्या किया, आपने जितनी भी आपकी बुक्स थी आपने उन सभी को क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया, है ना। जैसे यही मान लेते हैं हम, क्लियर है, ये आपकी कोई बुक है, इसको रहने देते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं ऐसे ही, छोड़ो, एक सेकंड दीजिए। हाँ, तो यहाँ पर आप सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, रिसीप्ट कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, फिर सेल कर रहे हो, फिर रिसीप्ट कर रहे हो, फिर पेड। तो जैसे जैसे आपके पास ट्रांजेक्शन हो रही है वैसे वैसे आप उसको क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो। बोला बात समझ आ रही है, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन हो रही है वैसे वैसे उसको क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो। अब मुझे एक बात बताओ, आपकी कोई बुक है, अब मुझे यहाँ से ये निकालना है कि यहाँ पे कितना परचेज हुआ, क्या हुआ, कितना परचेज हुआ। तो रिकॉर्डिंग में आपने लिख तो लिया कि सारी चीज़ें एक जगह पर, लेकिन अगर आपको निकालना है कि टोटल परचेज कितना है, टोटल माल कितना खरीदा, तो आप कैसे निकालोगे, नहीं निकाल पाओगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम क्लासीफाइंग करते हैं। क्लासीफाइंग का मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जो एक समान, जो एक समान प्रकृति के लेन देन होते हैं, दोबारा दोबारा बोलो, रिपीट करो इस चीज को, एक समान प्रकृति के जितने भी लेन देन होते हैं उनको एक जगह पर लिख दिया जाता है। कहां पर लिख दिया जाता है, बोलो, एक जगह पर लिख दिया जाता है। तो अब क्या होगा, आपने बुक प्रिपेयर करी और आपने जितनी भी परचेज हैं वो सारी की सारी यहां पर लिख ली। आपने एक और बुक क्रिएट करी और आपने जितनी भी सेल हैं सारी की सारी एक जगह। तो परचेज आपने एक जगह लिख ली, सेल्स आपने एक जगह लिख ली। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने टोटल कितनी परचेज करी है और आपने टोटल कितनी सेल करी है। बेटा इसी को क्लासिफिकेशन कहा जाता है। क्लियर है ये वाली बात। चलिए इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद बात करते हैं हम समराइजिंग की। तो जब हम समराइजिंग की बात करते हैं तो ये एक क्या होता है, ये हमारा विवरण होता है, वित्तीय विवरण, विवरण। अच्छा इसकी मैं एक बात बता देता हूं, ये खाता नहीं होता, खाता नहीं होता। तो समराइजिंग क्या होता है, विवरण। विवरण का मतलब क्या होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पर मिल जाती है। जैसे टोटल कैश कितना है, रोकड़ कितना है ना, आपके पास बैंक में कितना बैलेंस है, आपकी जो है बिल्डिंग की वैल्यूएशन कितनी है, टोटल बिल्डिंग कितने की हैं, आपके टोटल क्रेडिटार कितने हैं, आपके टोटल डेटार कितने हैं, कितना पैसा आपको मिलना है, कितना लोन आपने लिया हुआ है, आपकी फर्म की गुडविल कितनी है ना। तो ये जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रायल बैलेंस, क्या बोलते हैं इसको हम, ट्रायल बैलेंस, जिसको हिंदी में तलपट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तलपट। तो ये हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, समराइजिंग में। और फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट, क्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट का मतलब क्या है कि हम जो विवरण, जो परिणाम, रिजल्ट का मतलब क्या होता है, परिणाम, जो परिणाम हमारे सामने आए हैं हम उन्हें देखते हैं और उनसे संबंधित निर्णय लेते हैं। और फिर जितने भी हमारे व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें उन विवरणों को क्या किया जाता है, दिखाया जाता है, ताकि वो उस पर अपने निर्णय ले सके। मैंने अभी आपको बताया कि निर्णय क्यों लिए जाते हैं। तो ये हमारे करेक्टरिस्टिक्स हैं और इसको प्रोसेस भी कहा जाता है। तो अकाउंटिंग क्या है, आर्ट और साइंस है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, पैसों से संबंधित होनी चाहिए, रिकॉर्डिंग हो। अच्छा इसका प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग किस में करोगे आप, जर्नल में करोगे। किस में करोगे, जर्नल, है ना, रोजनामचा, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, रोजनामचा। क्लासिफाइंग, खाता बही, जिसको लेजर कहा जाता है। समराइजिंग, तलपट मैंने बता ही दिया। इंटरप्रिटेशन मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना। और कम्युनिकेशन का मतलब होता है लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, संप्रेषण करना। क्लियर है। इसके कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देखिए समझिए।
पहला रिलेवेंस, क्या, रिलेवेंस। दूसरा कंपेरेबिलिटी, क्या चीज, कंपेरेबिलिटी। तीसरा वेरीफिएबिलिटी, क्या, वेरीफिएबिलिटी। और चौथा क्या है इसका, अंडरस्टैंडेबिलिटी, क्या, अंडरस्टैंडेबिलिटी। रिलेवेंस का मतलब क्या होता है, रिलेवेंस का मतलब होता है कि रिलेवेंट होना, संबंधित होना, क्या, संबंधित होना। संबंधित होने का मतलब क्या है, किससे संबंधित होना, व्यापार से, क्या, व्यापार से। मतलब क्या है कि आप जैसे सपोज करो आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस है, किसका बिजनेस है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस है, और आप हर दिन जो डीलिंग करते हैं, मतलब सेल और परचेज करते हैं, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, वो कई कई हजार लाख रुपए में करते हैं, कई कई लाख रुपए में करते हैं, है ना। तो आप उन्हें रिकॉर्ड करोगे। अब आप स्टेशनरी की शॉप पर गए, किसकी शॉप पर गए, स्टेशनरी की, और वहां से आप एक पेंसिल ले आए। अब मुझे बताओ पेंसिल कितने की लाए, 5 रुपए की। तो क्या आपके लिए इस 5 रुपए की कोई वैल्यू है, नहीं है। तो इसको अलग से दिखाया जाना आवश्यक नहीं है, इसको अलग से दिखाया जाना आवश्यक नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम या तो अन्य व्यय, मिसलीनियस एक्सपेंसेस, विविध व्यय, मिसलीनियस मतलब विविध व्यय। तो विविध व्यय में जैसे आपने स्टेशनरी खरीदी है, आपने कोई गाड़ी भाड़ा दिया है, आपने स्टाम्प ड्यूटी दी है, या आपने कोई पोस्ट कार्ड पे अमाउंट पे करा है, या आपने कोई टिकट जो पोस्ट स्टाम्प होती है आपने उसका दिया है, या आपने चाय नाश्ता वगैरह को कोई पेमेंट किया, तो इन सब की जो वैल्यू है वो एक बड़ी फर्म के लिए कुछ नहीं है। तो ये फर्म के लिए मटेरियल नहीं कहलाते। मटेरियल मतलब फर्म के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं रखते, कि अगर 150-500 रुपये, अगर भाई जो लाखों की ट्रांजेक्शन डेली कर रहा है, अगर उसके 150 इधर उधर भी हो रहे हैं, इधर उधर का मतलब है आने जाने में खर्च हो रहे हैं, तो उसके लिए वो मैटर नहीं करता, है ना। उसके लिए मैटर क्या करता है कि इनकी वजह से, इन ट्रांजेक्शन, ये जो छुटपुट खर्चे हो रहे हैं, इनकी वजह से कोई बड़ी ट्रांजेक्शन, कोई बड़ा लेन देन किताबों में लिखने से ना रह जाए। तो ये प्रायोरिटी किसको देते हैं, जो बड़े लिखे हैं, जो बड़े लेन देन है उनको प्रायोरिटी देते हैं। और जो छोटे मोटे होते हैं उसके लिए ये क्या करते हैं, ये पट्टी कैश बुक बना लेते हैं। आगे जो हम क्या वो करेंगे ना, तो उसमें हम पढ़ेंगे पिट्टी कैश बुक। पिट्टी कैश बुक का मतलब क्या होता है, जो आपका हस्तगत रोकड़ खाता होता है। हस्तगत रोकड़ खाता मतलब आता जाता रोकड़। आता जाता रोकड़ मतलब कभी आपको छोटा मोटा फायदा हो जाएगा और छोटा मोटा क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा या खर्चा हो जाएगा, तो उसको हम पिटी कैश बुक कहते हैं। तो उसका जो बैलेंस है वो सीधा सीधा एक साथ लिख दिया जाता है, ना कि उसमें जुड़ी हुई हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। क्लियर है वाली बात। तो इसी को कहा जाता है व्यापार से संबंधित होने चाहिए। और दूसरी बात वो कैसे होने चाहिए, मटेरियल होने चाहिए, परिणामात्मक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, परिमाणात्मक होने चाहिए। परिमाणात्मक मतलब उनका रिजल्ट निकलना चाहिए, उनका आउटपुट निकलना चाहिए। जैसे आपने कोई एक्सपोर्ट करा, आपने एक्सपोर्ट करा 5 लाख का माल आपने एक्सपोर्ट करा, और गलती से आपने उसको लिखना भूल गए, तो आपका तो नुकसान हो जाएगा ना। और वहीं अगर 5 रुपए की पेंसिल रिकॉर्ड करना भूल गए तो वो आपके लिए मैटर नहीं करता, तो वो आपके लिए परिणामात्मक नहीं है, वो आपके लिए मटेरियलिटी नहीं है। मटेरियलिटी क्या है आपके लिए, वो 5 लाख की ट्रांजेक्शन। तो रेलेवेंस का मतलब क्या होता है, तो इसके जो क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसके है ना, वो क्या है, रिलेवेंट होने चाहिए। पहली बात तो मटेरियलिटी होनी चाहिए। दूसरा क्या है, कंपेरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, तुलना करना, तुलनात्मक, है ना। तुलनात्मक होने चाहिए ताकि आप उनको क्या कर सको, उनकी आपस में कंपेयर कर सको, तुलना कर सको। जैसे सपोज करो अभी क्या चल रहा है, अभी 2022-23 चल रहा है, और पहले क्या खत्म हुआ है हमारा 2021-22। तो आपके जो अकाउंट्स हैं वो इस तरह से प्रिपेयर होने चाहिए कि आप इन दोनों को आपस में क्या कर सको, कंपेयर कर सको। कंपेयर कर सकोगे तभी तो आप जज कर सकोगे कि हमें फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है ये वाली बात। तो दूसरा क्या है, वेरीफिएबिलिटी। वेरीफिएबिलिटी मतलब कि आपके जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, या आपके जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, वो सारे के सारे कैसे होने चाहिए, वेरीफिएबल होने चाहिए।
वेरीफिएबल का मतलब क्या होता है? वेरीफिएबल का मतलब क्या होता है? वेरीफिएबल का मतलब होता है कि जहां पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे वाउचर, क्या वाउचर, तो वाउचर का मतलब क्या होता है कि जैसे कैश मेमो है, तो उसका क्या है, उसका एक रिजल्ट है, उसका क्या है, उसका एक रिजल्ट है कि भाई हाँ हमारे पास, है ना, बात समझ में आ रही है, हमारे पास क्या है, उसका प्रूफ, वेरीफेबल मतलब प्रूफ। प्रूफ का मतलब क्या होता है कि जिसका हम सत्यापन कर सकें, जिसका हम क्या कर सकें, सत्यापन कर सकें। मतलब आप जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, आप जो भी लेखा कर रहे हो, वो सभी कैसे होने चाहिए, सत्यापित होने चाहिए, उनका सबका वाउचर होना चाहिए। इसका क्या है, अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब समझ आना। हमें जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जो हमारे लेन देन है, जो हमारी किताबों में हम जो लेन देन कर रहे हैं, वो हमें उस हिसाब से लिखने हैं जो हमें आसानी से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। देखिए ये कुछ थ्योरी है और यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, है ना। अब ये जो है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप चाहें तो इसको क्या कहते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, और चाहे तो आप नहीं भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। ये तो मैंने केवल आपको एक दे दिया है। रिलेवेंट होने चाहिए, व्यापार से संबंधित होने चाहिए। मटेरियलिटी मतलब उसकी एक कीमत होनी चाहिए। दूसरा क्या है, तुलनात्मक होने चाहिए, सत्यापित होने चाहिए। टाइमलीनेस का मतलब होता है कि वो टाइम से रिकॉर्ड हो जाए। टाइमलीनेस का मतलब क्या होता है, वो समयानुसार, समयारूप, है ना, क्या समयारूप, समय के अनुसार या समय के साथ साथ उनको क्या किया जाए, रिकॉर्ड किया जाए, उनको मेंटेन किया जाए। फेथफुल, विश्वसनीय, विश्वसनीय। फेथफुल का इसका मतलब क्या होता है, विश्वसनीय, है ना। तो हमारे जो खाते होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, विश्वसनीय होने चाहिए, और समझ आने चाहिए। कैसे आने चाहिए, समझ आने चाहिए। अब विश्वसनीय कैसे होते हैं, एक तो पूर्ण होने चाहिए, कोई भी अधूरी जानकारी नहीं होनी चाहिए। नेचुरलिटी का मतलब क्या होता है, उसमें किसी भी प्रकार का इस प्रकार से नहीं लगना चाहिए कि ये तो हमने क्या करें, एडिट किए, जिसमें करेक्शन होता है ना। जैसे सपोज करो आपने कुछ लिखा, जैसे सपोज करो मैंने ये करा, मैंने लिखा, अब मैंने इसको कट कर दिया, और फिर जैसे इसको ऐसे समझो, जैसे मैंने एक शब्द लिखा, है ना, जैसे मेरी सेल है, सेल है मेरी 5,000 की। अब मैंने क्या करा, मैंने इसको कट करा और यहाँ पर लिख दिया क्या, 6K, 6,000 रुपये। तो इसका मतलब क्या है, क्या ये आपको नेचुरलिटी लग रही है, क्या आपको लग रहा है कि ये वास्तविक है। नेचुरलिटी मतलब वास्तविकता, है ना, नेचुरलिटी समझ रहे हो ना। तो आपको लग रहा है वास्तविक, आपको क्या लग रहा है, आपको ये लग रहा है कि किसी ने इनमें गड़बड़ करी है, घोटाला करा है, तभी तो ये ऐसे करें। तो नेचुरलिटी होनी चाहिए। फ्री फ्रॉम एरर, किसी भी तरह का उसमें कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने बेसिकली आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, तो देख लीजिएगा, है ना। यहाँ से सीधे सीधा क्वेश्चन बनता है आपका। एडवांटेज क्या है इसके, जो व्यापार का प्रबंध है उसमें सहायता करता है, व्यापार के प्रबंध में निर्णय लेने में सहायता करता है, निर्णय लेने में, निर्णय लेना, ठीक है। प्लानिंग करने में हेल्प करता है, प्लानिंग मतलब नियोजन, बिजनेस की प्लानिंग करने में, बिजनेस की प्लानिंग करने में, बिजनेस का नियोजन करने में। डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने में, निर्णय लेने में, है ना। देख, कंट्रोलिंग, है ना, कंट्रोलिंग का मतलब होता है नियंत्रण, कि हाँ नियंत्रण, नियंत्रण, नियंत्रित करता है कि हम ओवर एक्सपेंडिचर तो नहीं कर रहे हैं, या हम कोई ओवर एक्सपेंडिचर मतलब हम कोई ऐसा खर्चा तो नहीं कर रहे गैर जरूरी खर्चा, है ना, कोई गैर जरूरी खर्चा तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी क्या कह सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है या जो भी इंग्लिश है उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में क्या कर सकूँ, ट्रांसलेट कर सकूँ, या हिंदी में आपको बता सकूँ, मैक्सिमम कोशिश है मेरी। और मैं लगभग लगभग 90 to 95% मैं अपना बेस्ट दे भी रहा हूँ। ये जो बेसिक सी क्लासेस है ना, ये जो बेसिक है, ये आपको कहीं भी यूट्यूब पर
टीजीटी पीजीटी के कोर्सेज में नहीं मिलेगा, कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको। टीजीटी पीजीटी की जो क्लासेस भी मिलेंगी है ना, वो बहुत शॉर्ट मिलेंगी, कम मिलेंगी, और वो केवल वो कंटेंट मिलेगा जैसे रॉयल्टी हो गया, इशू ऑफ शेयर हो गया, या पार्टनरशिप का कोई पॉइंट हो गया, या अकाउंट, या आपका हायर परचेज सिस्टम हो गया, क्रय क्रय पद्धति वाले। किसके रूप में मिलेंगी? डेमो क्लास के रूप में, कि आप जाइए उन्हें देखिए, कोर्स परचेज कीजिए। मैं ये सारा, और उसके बाद यही चीज़ आप पेड में पढ़ते हो, हाँ? और जो पेड क्लासेस ले भी रहे हैं उन्हें पता भी होगा कि ये, और वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपको इतना डिटेल्ड में नहीं लेकर के जाया जाएगा, वहाँ पर आपको स्मूथली तेजी जल्दी जल्दी से जो है सिलेबस को क्या किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। हमारा प्रयास है, क्योंकि अभी जैसे टीजीटी पीजीटी की जो न्यूज़ है, जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी की न्यूज़ है, तो अभी तो एग्ज़ाम की कोई डेट नहीं आई है, और डेट तब तक नहीं आएगी जब तक कमेटी पूरी नहीं होगी। तो अभी कमेटी पूरी नहीं है, और मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि कमेटी बनने के बाद वो जो है परीक्षाओं की तैयारी करेगी, तो लगभग 1-1.5 महीना लग जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि लगभग जनवरी या फरवरी के आसपास संभवतः एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो दिसंबर में तो चांसेस मुझे कम ही लग रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा नहीं होंगे, कम लग रहे हैं। जनवरी फरवरी के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, और स्पेशली फरवरी के तो मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। खैर, मेरा प्रयास है कि मैं आपको दिसंबर लास्ट या जनवरी तक सारा का सारा सिलेबस आपको यूट्यूब पर करा दूँ, मेरा प्रयास रहेगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कराने की। और ये तो अभी आपकी केवल थ्योरेटिकल क्लासेस चल रही हैं, जैसे आप पेड बैचेस में पढ़ते हो। हम इसके बाद अभी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 3 ही हुए, तीसरा ही लेक्चर है ये हमारा, तो मैं इनके साथ साथ जैसे हमारा टॉपिक एंड होगा, तो मैं इसके साथ साथ आपके साथ एमसीक्यू भी डिस्कस किया करूँगा उस टॉपिक से रिलेटेड। और फिर जब चैप्टर एंड होगा या टॉपिक एंड होगा, या वीकली बेसिस पर, वैसे टॉपिक एंड तक ही ठीक रहेगा, टॉपिक एंड के बाद उस चैप्टर से रिलेटेड या मैं उनके जितने भी मैक्सिमम एमसीक्यू बन सकते हैं या बने हैं या पूछे गए हैं, वो सभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आपको बस केवल एक चीज़ करनी है, आप केवल साथ बने रहिए, साथ दीजिए, और मेरे को जो मोटिवेट आप कर सकते हैं, तो कृपया करके मेरे को जितना मोटिवेट आप कर सकते हैं उतना मोटिवेट आप मुझे कीजिए। और मेरे को मोटिवेशन केवल एक ही चीज़ से आएगा, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर से, नंबर ऑफ वॉचिंग से। जितने ज़्यादा लोगों तक वीडियो जाएगा, मुझे लगेगा कि हाँ ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। देखिए, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा, अभी तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा, इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, तो किसके लिए कर रहा हूँ? आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो जब मुझे लगेगा कि हाँ ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, मेरी मेहनत भी बढ़ेगी, है ना, मेरी मेहनत भी बढ़ेगी, और मैं ज़्यादा इंतवाज़्म होकर के, ज़्यादा मोटिवेट होकर के भी काम कर पाऊँगा, है ना। तो प्लीज़ करके, अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया, तो यार वीडियो को लाइक कर लो। प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। आपको जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं, आपके जो लेखा विवरण होते हैं, जो पुस्तकें होती हैं, उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। वो भी कैसे? सिस्टमैटिक रूप से, तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से। सिस्टम मतलब क्रमबद्ध तरीका। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। आपको अकाउंटिंग के अंदर लाभ और हानि, क्या लाभ और हानि से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं वो सभी मिल जाती हैं। फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति, क्या वित्तीय स्थिति। देखिए, अगर हिंदी में कहीं कोई समस्या आ जाए ना, तो माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी इधर उधर ही हो जाती है हिंदी। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। इनेबल कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव मतलब तुलनात्मक। मैंने भी बताया ना कि पहली साल आपने 50,000 का प्रॉफिट अर्न करा, इस साल आपने 1 लाख का कर दिया, तो आपने कितना % प्रॉफिट ग्रो किया है? 100%, है ना। हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। कर दायित्व निर्धारण में सहायता। कर दायित्व निर्धारण में सहायता। एविडेंस इन लीगल, कानूनी प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत होना। तो जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, जो हमारे अकाउंटिंग्स होते हैं, उन्हें हम
कानूनी प्रक्रिया में साक्ष्य के रूप में भी क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, है ना। तो इसके डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करेंगे तो डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, कभी कभी जो व्यापारी होता है वो पर्सनल जजमेंट मतलब व्यक्तिगत निर्णय के आधारित पर ले लेते हैं, व्यक्तिगत निर्णय, क्या, व्यक्तिगत निर्णय, इन्फ्लुएंस्ड, बदलाव, बदल देना, अपने अनुसार बदल देना, अपने अनुसार बदल देना, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो भी हमारे लेखा क्रम के सिद्धांत हैं, क्या है, लेखा क्रम के सिद्धांत हैं, आपको उन्हीं के अनुसार क्या करना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मतलब कई बार आप जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो नहीं दे पाते, या कभी कभी कोई जो लेखा है वो अधूरा, अधूरी सूचना, कई बार जो कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जिनको हम रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, पुस्तकों में लिखना भूल जाते हैं, ये स्वाभाविक है। इग्नोर क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, इग्नोर क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, जैसे कोई आपका एक ट्रांजैक्शन है, जैसे आपने क्या करा, आपने रिसीव करा, लेकिन आपने इसको, आपने रिसीव तो कर लिया लेकिन आपने इसका जो है वाउचर प्रिपेयर नहीं करा, आपने इसका क्या नहीं प्रिपेयर करा, इसने आपने इसका वाउचर प्रिपेयर नहीं करा, तो क्वालिटेटिव आपने क्या करा, वेरीफिएबल नहीं हुआ, ये वेरीफिएबल नहीं हुआ। वेरीफिएबल मतलब आप इसकी प्रमाणिकता को नहीं जांच सकते, वेरीफिएबल का मतलब क्या होता है, आप इसकी प्रमाणिकता को नहीं जांच सकते। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, अब हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है कि जैसे सपोज करो आप जिस भी चीज़ से पढ़ रहे हैं, जैसे सपोज करो आपका मोबाइल है, अगर आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं या आप लैपटॉप से पढ़ रहे हैं, आप जिस भी चीज़ लैपटॉप या आप लैपटॉप से पढ़ रहे हैं, तो सपोज करो आपका मोबाइल की कुछ कॉस्ट होगी, जैसे मैंने मान लिया 28,000 है, और आपके लैपटॉप की कॉस्ट होगी, जैसे सपोज करो मैंने 68,000 मान लिया, है ना। तो आपने इन्हें खरीदा 1 साल पहले, है ना, आपने कब खरीदा इन्हें, 1 साल पहले। तो आज भी अगर आपसे पूछा जाए कि इस लैपटॉप की कॉस्ट कितनी है, तो आप कितनी बताओगे, 68,000 बताओगे, ना कि करंट की वैल्यू। तो ऐसे ही जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है ना, जो लेखाक्रम की पुस्तकें होती हैं, उसमें भी आप जिस भी एसेट को, जिस भी संपत्ति को, किसको, जिस भी संपत्ति को लिखते हैं उसे आप किस कॉस्ट पर लिखते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पर लिखते हैं, ऐतिहासिक मूल्य। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ऐतिहासिक मूल्य, संपत्ति को आप किस में रिकॉर्ड करते हैं, ऐतिहासिक मूल्य में। इसके बाद आता है विंडो ड्रेसिंग, ऐतिहासिक मूल्य, ऐतिहासिक मूल्य, ठीक है। विंडो ड्रेसिंग, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि इन्फ्लुएंस कर देना, इन्फ्लुएंस कर देना मतलब छेड़छाड़, कैसे लिखना है, छेड़छाड़, छोड़ो इसको, इसका मतलब होता है गलत जानकारी देना, क्या, गलत जानकारी देना, जैसे कम लाभ दिखा देना, कम लाभ दिखाना, क्या, कम लाभ दिखाना, तो ये क्या है, आपका विंडो ड्रेसिंग है ना। अनसूटेबल फॉर फोरकास्टिंग, अब जब इतनी सारी समस्याएं हैं, इतने सारे इसके डिसएडवांटेज हैं, इतनी सारी इसकी कमियां हैं, तो क्या आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप भविष्य के लिए नियोजन कर सकते हैं, तो आपका आंसर होगा सर नहीं। तो इसीलिए अनसूटेबल फॉर फोरकास्टिंग, तो हमारी जो अकाउंटिंग होती है वो अनसूटेबल होती है किसके लिए, फोरकास्टिंग करने के लिए। तो इसके एडवांटेज भी हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, तो दोनों ही चीज़ें हैं। क्लियर है बात। तो यहाँ तक हमने अकाउंटिंग के जो एडवांटेज हैं डिसएडवांटेज हैं वो पढ़ लिए हैं। अब इसकी एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, दैट इज यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। थोड़ा सा बच रहा है, थोड़ा सा और कर लेते हैं। यूजर्स में दो तरह के होते हैं, आंतरिक
और बाह्य, आंतरिक और बाह्य। जैसे मालिक, व्यवसाय का मालिक, मैनेजर, प्रबंधक, जो व्यापार से संबंधित निर्णय लेते हैं, एम्प्लॉय, कर्मचारी, इन्वेस्टर, विनियोजक, लेंडर, पैसा देने वाला, सप्लायर, माल देने वाला, कस्टमर, ग्राहक, ग्राहक भी जो है वो जानना चाहता है कि फर्म, जिस फर्म का मैं माल खरीद रहा हूँ वो क्या है। जैसे आप रिलायंस और टाटा इंडस्ट्री के बारे में जानने के इच्छुक रहते हैं। टैक्स अथॉरिटीज, कर संस्थाएं, कर संस्था, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सरकार, कॉम्पिटिटर्स, है ना। कॉम्पिटिटर्स का मतलब क्या होता है हिंदी में, चलो कमेंट करना, कॉम्पिटिटर्स का मतलब याद नहीं आ रहा। कॉम्पिटिटर्स मतलब जो आपके कंपटीशन में खड़ा है ना, जो आपके कंपटीशन में खड़ा है। कई बार बेसिक बेसिक सी इंफॉर्मेशन भूल जाते हैं। चलो 1 मिनट रुको। प्रतियोगी, कॉम्पिटिटर मतलब प्रतियोगी, है ना, प्रतियोगी। पब्लिक मतलब जनता। तो ये हमारे यूजर्स हैं, है ना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। फंक्शंस क्या है? फंक्शंस देखो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एक तो इसमें कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है ना। दूसरा क्या है, ये कम्युनिकेट किया जाता है, संप्रेषित किया जाता है किसको, अलग अलग यूजर्स को, जो हमारे बिजनेस से जुड़े हुए होते हैं। वो अभी हमने पढ़े थे कौन कौन होते हैं। बिजनेस की जो संपत्तियां हैं उनकी सुरक्षा करता है, कितनी बिजनेस व्यापार में कितना खरीदा जा रहा है, कितना विनियोग किया जा रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, वो सभी चीज़ें। प्रबंध को क्या करता है, असिस्ट करता है, मदद करता है निर्णय लेने में। ये भी ध्यान रखें, निर्णय लेने में, निर्णय लेने में और नियोजन करने में, तो इसमें सहायता करता है। ट्रस्टीशिप मतलब, एक ट्रस्टीशिप का मतलब होता है कि एक ट्रस्ट डेवलप होता है, विश्वसनीय, विश्वसनीयता। ट्रस्टीशिप मतलब विश्वसनीयता, देख लेना सही लिखा है नहीं लिखा। लीगल नीड, जो हमारी कानूनी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करता है, कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। और जिम्मेदारियों को तय करता है, सबसे इंपॉर्टेंट, ये इसको स्टार कर लेना, जिम्मेदारियों को तय करता है। अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फंक्शन क्या है, जिम्मेदारियां तय करना। जिम्मेदारियां कैसी, एसेट और लाइबिलिटीज के प्रति, कि हम उनका पूर्ण भुगतान करें, सही से उसको इन्वेस्ट करें, उसको सही से रिकॉर्ड करें, वो सारी चीजें। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव भी हमने पढ़ ही लिए थे, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट, लाभ और हानि ज्ञात करना। हमें यह पता चल जाता है कि एक्चुअली हमें कितना लाभ हुआ है और कितना हानि हुआ है, कितने खर्चे हुए हैं, व्यापार की आर्थिक स्थिति कैसी है, व्यापार कितना ग्रोथ कर रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है साल दर साल, है ना। मतलब इसका मतलब क्या है कि आप तुलना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। और आप ये जांच सकते हैं कि पहले साल के मुकाबले इस साल व्यापार ने कितना लाभ ज्यादा कमाया। जितने भी आपके एरर और फ्रॉड्स हैं, गलतियां हैं, एरर मतलब गलतियां और फ्रॉड्स मतलब जो फ्रॉड्स किए जाते हैं ना, उनको प्रिवेंट किया जाता है और उनको डिटेक्ट किया जाता है। प्रिवेंट मतलब, डिटेक्ट मतलब जांचना, और प्रिवेंट मतलब रोकना, उनको रोका जाता है। तो ये बेसिकली हमारे जो है अकाउंटिंग के बारे में आज हमने डिस्कस करी है। कल हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, और फिर उसके बाद हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होगा हमारा कल का टॉपिक रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही है, बाकी के लिए हम कल मिलेंगे, ठीक है। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है चैनल को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो जुड़ सकें। तो बने रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। बेशक समय थोड़ा मिल गया है
तो उसका बेनिफिट हमें लेना चाहिए, उठाना चाहिए। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमारा नंबर जो है वो पक्का डेफिनेटली आ ही जाए, है ना। तो इसी के साथ मैं विकास गुप्ता आपसे विदा लेता हूँ आज के लिए। कल मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ जहाँ हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में कुछ नई जानकारियाँ। हाँ, कुछ बच्चों को शिकायत हो सकती है हिंदी को लेकर के, तो भाई मैक्सिमम मैं प्रयास कर रहा हूँ और थोड़ा सा एफर्ट आप लगाइए ताकि दोनों के जो है कॉम्बिनेशन से, दोनों की सहभागिता से जो है एक अच्छा आउटपुट हम लोग क्या कर सकें, जनरेट कर सकें। बाकी मैंने आपसे कहा भी था कि अगर आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में किसी भी लाइन में कोई भी दिक्कत आती है तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं। कमेंट में नहीं लिख पा रहे हैं तो आप मेरे को टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। आप मेरे को अपनी क्वेरीज या अपना क्वेश्चन मेल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा पॉइंट जो इनसे रिलेटेड होना चाहिए और वो मैंने इसमें शो नहीं किया है या मैंने इसमें नहीं लिखा है या मैंने डिस्कस नहीं किया है, तो वो भी मुझे ज़रूर बताइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या पहुँचे, इन्फॉर्मेशन पहुँचे। मेरा मेन मोटो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाना ताकि उन्हें बुक्स की नीड ना रहे और उन्हें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जाना ना पड़े। दूसरा, एक ऐसा चैनल क्रिएट करना जहाँ पर एक टीचर और एक स्टूडेंट कम्युनिकेट नहीं करता है, एक ग्रुप जो है वो कम्युनिकेट करता है। तो आपका जो डिस्कशन है वो होना चाहिए कि साहब ये टॉपिक होना चाहिए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, या ये है वो है, जो भी चीज़ें हैं, ये पॉइंट रह गया, ये पॉइंट भी हो सकता है, ये यहाँ से भी क्वेश्चन बना है और ये चीज़ इसमें होनी चाहिए थी बट आपने रिकॉर्ड नहीं किया। तो वो सब चीज़ें हम आपस में डिस्कस करेंगे या आप मुझे भेजेंगे, तभी एक वो जो मैं प्लेटफॉर्म चाहता हूँ वो क्रिएट हो पाएगा, है ना। तो यार चैनल जो है, प्लेटफॉर्म जो है वो मैं बहुत अच्छा क्रिएट करने की सोच रहा हूँ। तो उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों की सहभागिता चाहिए। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ प्लीज़ करके यार सब्सक्राइब कर दो और जो बराबर में बेल आइकन का घंटी टंगी हुई है ना, उसको भी क्या कर देना, ऑल नोटिफिकेशन के साथ ओके कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो के अपलोड होने का, है ना। तो बने रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।